एक कल्टीवेटर द्वारा अपना गोल्डन लोटस त्यागने और लीफ स्प्रॉटिंग पिल का सेवन करने के बाद वह गोली उनके डेंटियन सी ऑफ ची को भारी मात्रा में प्राइमल ची उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करती है, ताकि कल्टीवेशन बेस को बढ़ाया जा सके और एक नई पत्ती के विकास को प्रेरित किया जा सके। लीफ स्प्रॉटिंग पिल्स को परिष्कृत करना कठिन था और उन्हें बनाने के लिए आवश्यक सामग्री दुर्लभ थी। इन गोलियों के विकास के शुरुआती चरणों में प्रयोगशाला के चूहों, लैब रैट्स के रूप में केवल उन कल्टीवेटर्स का उपयोग किया गया था जिन्होंने नैसेंट डिविनिटी रेलम में प्रवेश किया था। हालांकि मिंग शियन पहली बार लीफ स्प्रॉटिंग पिल देख रहा था, लेकिन उसकी सामान्य समझ ने उसे बताया कि साधारण लोगों को ये गोली नहीं खानी चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम प्रतिकूल होंगे। जैसे ही उसने कॉन्च को गिरते देखा, उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसकी रक्षा के लिए ऊर्जा की एक लहर भेजी। फिर अपने दूसरे हाथ से उसने तेजी से थपथपाकर उसके मेरिडियन पॉइंट्स को सील कर दिया। चौथे वरिष्ठ भाई, कॉन्च को क्या हो रहा है? नन्ही युआन थोड़ी चिंतित लग रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। शुरुआत में मिंग शियन नन्ही युआन को फटकारना चाहता था, लेकिन उसका चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे कमरे में ले चलो। मिंग शियन और नन्ही युआन जल्दी से कॉन्च को दक्षिणी पैविलियन में नन्ही युआन के कमरे में ले आए। नन्ही युआन चिंता से बेहाल थी। उसने पूछा, क्या वो ठीक हो जाएगी? मिंग शियन इसकी गारंटी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने केवल इतना कहा, शांत हो जाओ। उसने अपनी प्राइमल ची को आगे धकेला। एक ऊर्जा कवच ने कॉन्च को सहारा दिया। उसने अपनी हथेली के माध्यम से अपनी ची प्रवाहित की और इसे उसकी 8 असाधारण नाड़ियों और उसके आंतरिक अंगों में भेजा। वो उसके शरीर में औषधीय प्रभाव के तीव्र उभार को महसूस कर सकता था। वो यह जानकर हैरान रह गया कि यह और भी तीव्र होता जा रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वो बेहोश हो गई थी, क्योंकि वो इसे सहने में असमर्थ थी। वो एक नश्वर मॉर्टल है, मिंग शियन सदमे में चिल्लाया। यदि उसके पास कल्टीवेशन बेस का थोड़ा सा भी हिस्सा होता तो वो गोली की प्राइमल ची को उसके डेंटियन सी ऑफ ची में भेजकर और खतरे को टालने के लिए उसे ब्रेक थ्रू सफलता दिलाने में मदद कर सकता था। हालांकि चूंकि वो एक नश्वर थी, इसलिए गोली के प्रभाव के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो उसके आंतरिक अंगों में टकरा रही थी। वो जानता था कि ये जारी नहीं रह सकता। दवा का 3 हिस्सा जहर होता है। इसके अलावा कल्टीवेटर्स को भी इस गोली का सेवन करने के बाद बहुत पीड़ा होती थी। किसी को ये जानना चाहिए था कि कल्टीवेटर्स को कठोर बॉडी टेम्परिंग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। उनकी 8 असाधारण नाड़ियों को भी तपाया गया था। नैसेंट डिविनिटी ट्रिब्यूलेशन रेलम का एक महान कल्टीवेटर शारीरिक शक्ति के मामले में बहुत अधिक शक्तिशाली होता था, भले ही उनकी प्राइमल ची की मदद न हो। बिना किसी हिचकिचाहट के मिंग शियन ने अपनी प्राइमल ची प्रवाहित करना जारी रखा। उसने महसूस किया कि गोली के प्रभाव उसके डेंटियन सी ऑफ ची की ओर बढ़ रहे थे। यदि ये जारी रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। उसे इसे रोकना ही होगा। मिंग शियन ने अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी। उसने उसकी 8 असाधारण नाड़ियों के अंदर गोली के प्रभावों को रोकने के लिए अपनी प्राइमल ची का उपयोग किया। उसने उसके डेंटियन सी ऑफ ची के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। इस क्षण कॉन्च कराह उठी। उसके होठों के किनारे से खून की बूंदें टपकने लगीं। नन्ही युआन सदमे से चौंक गई। उसने जल्दी से कहा, चौथे वरिष्ठ भाई, मैं मास्टर को बुलाने जाती हूँ, मैं मास्टर को बुलाने जाती हूँ। मिंग शियन ने उसे नहीं रोका। उसने कॉन्च की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया। नन्ही युआन कमरे से बाहर दौड़ गई। मिंग शियन ने अपनी क्षमता में सब कुछ किया। किसी को बचाना उसे मारने की तुलना में कहीं अधिक कठिन था, खासकर जब वो ऐसी अप्रत्याशित स्थिति से निपट रहा हो। जल्द ही उसका माथा पसीने से भीग गया। जल्द ही लुओझो दक्षिणी पैविलियन के बाहर पहुंचे। आसपास की महिला कल्टीवेटर्स ने उनके सामने झुककर प्रणाम किया। बाम! लुओझो ने अपना हाथ लहराया। ऊर्जा के एक झोंके ने दरवाजा खोला और वे कमरे में दाखिल हुए। मास्टर! मिंग शियन दबे स्वर में बोला, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो बहुत तेज थी। चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। लुओझो ने कॉन्च की ओर देखा। उसकी हालत आशाजनक नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर दर्द का भाव देखा जा सकता था और उसके होठों के किनारे पर खून के धब्बे भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। ये संकेत बताते थे कि कॉन्च की स्थिति ठीक नहीं थी। एक तरफ हट जाओ। समझ गया। मिंग शियन तुरंत एक तरफ हट गया। उसने अपना पसीना पोंछा और झुका रहा। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। उसका दिल धड़क रहा था और वह कॉन्च को चोरी छिपे देख रहा था। बेहतर होगा कि तुम बच जाओ नन्ही बच्ची, अन्यथा मास्टर निश्चित रूप से मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। लुओझो बिस्तर के पास गए। उन्होंने उसकी कलाई पर 2 उंगलियां रखीं और उसके शरीर में कुछ प्राइमल ची प्रवाहित की। कॉन्च की 8 असाधारण नाड़ियां अस्त व्यस्त थीं। गोली के प्रभाव बेचैन थे और उसके डेनिटियन सी ऑफ ची को प्रभावित कर रहे थे। पहले बॉडी टेम्परिंग का अनुभव किए बिना नश्वरों के पास गोली की प्राइमल ची को स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे केवल फटकर मर सकते थे। उन्होंने एक हथेली उठाई। उनकी उंगलियों के बीच से एक हल्की नीली रोशनी चमक उठी। बिना हिले डुले कई जगहों की यात्रा करना, कई लाभ उठाना, ये चौथी हेवनली राइटिंग शक्ति थी, अभौतिक अस्तित्व की शक्ति। जब शक्ति कॉन्च के शरीर में प्रविष्ट हुई तो लुओझो की शक्ति, जो कहीं अधिक शक्तिशाली थी, द्वारा गोली के प्रभाव तुरंत समाप्त कर दिए गए।
लुओझोउ ने अपनी असाधारण शक्ति का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया, उन्होंने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग किया। चिकित्सा रातों रात नहीं हो सकती थी, हालांकि जैसे जैसे वे उसे ठीक करते गए उन्होंने उसकी अनूठी और दिलचस्प विशेषताओं के बारे में अधिक से अधिक खोज की। ये सही नहीं हो सकता। मिंग शियन चिंता से बेहाल था, उसे डर था कि कुछ बुरा और अप्रत्याशित घटित हो सकता है। उसने जल्दी से नन्ही युआन को एक तरफ खींचा और धीरे से पूछा, ये युवा लड़की कहाँ से आई है? नन्ही युआन ने ईमानदारी से उसे वो सब बताया जो वो जानती थी। नन्ही युआन की बातें सुनकर मिंग शियन को यकीन हो गया कि कौंच नश्वर है। अब वो अधिक सहज महसूस कर रहा था। ठीक है, अगर कुछ होता भी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस क्षण कमरे में नीली रोशनी अचानक बहुत तेज चमक उठी। एक शक्तिशाली ब्लू लोटस नीला कमल ने तुरंत पूरे दक्षिणी पैविलियन को अपनी आगोश में ले लिया। मिंग शियन दंग रह गया। उसने फर्श पर नीले कमल की रोशनी देखी, फिर कमरे के बाहर देखा। लुओझोउ नीले कमल के केंद्र में खड़े थे। वे दोनों हथेलियों से नीचे दबा रहे थे। नीले कमल की पंखुड़ियां उनकी उंगलियों के बीच जीवित लग रही थीं। सूरज की रोशनी में नीले कमल की चमक असाधारण रूप से शानदार लग रही थी। जीवन ऊर्जा का एक शक्तिशाली उभार दक्षिणी पैविलियन से ज्वार की तरह आसपास फैल गया। इस विचित्र घटना को सबसे पहले ओल्ड एज पैविलियन के 4 बुजुर्गों ने देखा। लेंगलुओ, पान लिटियान, हुआ वुदाओ और जू यूशु कमरे से बाहर निकल आए। वे चारों उस चकाचौंध भरे नीले कमल को देख रहे थे। क्या हो रहा है? मैंने पैविलियन मास्टर को कभी भी इतनी भव्य चिकित्सा तकनीक का उपयोग करते हुए नहीं देखा। मुझे डर है कि वे किसी परेशानी में फंस गए होंगे। वे चारों थोड़ा मुस्कुराए। बिना एक शब्द बोले लेंगलुओ ने अपनी हथेली उठाई। 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट, 100 ट्रिब्यूलेशंस इनसाइट अवतार प्रकट हुआ। लेंगलुओ के अवतार में गोल्डन लोटस नहीं था, फिर भी 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतार एक शक्तिशाली अवतार था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना 10 वर्ल्ड्स अवतार या उससे कम से की जा सके। उन्होंने अपना अवतार हवा में भेज दिया। एल्डर लेंग, आप क्या कर रहे हैं? पान लिटियान उलझन में थे। मैं अब समझ गया। हुआ वुदाओ ने भी अपना अवतार प्रकट किया, इसी तरह इसमें भी गोल्डन लोटस नहीं था। उनका 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतार हवा में उड़ गया। पान लिटियान ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मुझे मदद करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। उन्होंने अपनी हथेलियां मिलाईं और उनका अवतार साकार हो गया। उन्होंने ऊपर की ओर धक्का दिया और उनका 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतार भी ऊपर उड़ गया। तीनों अवतारों में गोल्डन लोटस नहीं थे। जू यूशु स्तब्ध थी। तुम सबने अपने गोल्डन लोटस त्याग दिए हैं, इसमें गलत क्या है? उन तीनों ने जू यूशु की ओर देखा। वे जू यूशु के साथ सहानुभूति रख सकते थे क्योंकि वो अभी अभी ओल्ड एज पैविलियन में शामिल हुई थी। ये अपेक्षित था कि वो तुरंत अपना गोल्डन लोटस नहीं त्यागेगी। जू यूशु के चेहरे पर एक अप्राकृतिक मुस्कान देखी जा सकती थी और उसने थके हुए स्वर में कहा, मैंने नहीं सोचा था कि आप में से कोई भी वास्तव में अपने गोल्डन लोटस को त्याग देगा। फिर उसने जमीन पर अपनी छड़ी पटकी। विज, उसकी छड़ी पर मौजूद स्क्रिप्ट सील बाहर तैरने लगी। स्क्रिप्ट सील ईंटों की तरह लग रही थीं जो 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतार में एक के ऊपर एक रखी गई थीं। तीनों बुजुर्गों ने इसे एक साथ देखा। वे मन ही मन इससे चकित थे। कन्फ्यूशियस समाजों में अवतार बनाने के कई तरीके थे, जैसे ताओवादी समाजों में। हालांकि ये एक प्रभावशाली तरीका था। अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करने के फायदे थे। कोई भी अपने विरोधियों को आसानी से चकमा दे सकता था। नुकसान ये था कि शक्ति और गति पारंपरिक तरीके जितनी महान नहीं थी। उन्होंने देखा कि जू यूशु के अवतार में भी गोल्डन लोटस नहीं था। चारों अवतारों में गोल्डन लोटस नहीं थे। चारों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ मुस्कुराए। उन्होंने अपने अवतारों को इस तरह स्थित किया कि उन्होंने दक्षिणी पैविलियन को घेर लिया। फिर वे नन्ही युआन के कमरे की ओर उड़ गए। उनके अवतार बढ़ गए। हालांकि उन्होंने अपने गोल्डन लोटस त्याग दिए थे और वे अब छोटे थे, लेकिन 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतार अभी भी एक प्रभावशाली दृश्य थे और इसे देखने वाले लोगों के दिल में डर पैदा कर देते थे। 4 चमकते हुए सुनहरे दिग्गज, 3 पुरुष और एक महिला ने नीले कमल को घेर लिया। पंखुड़ियों की शक्तियों का प्रवाह चारों ओर से 4 झरनों की तरह गिर रहा था। सुनहरा प्रकाश और नीला कमल एक हो गए और वे नीचे उतरने लगे। उत्तरी पैविलियन और पश्चिमी पैविलियन में ईविल स्काई पैविलियन की महिला कल्टीवेटर्स, जो पहाड़ के बीच में सीढ़ियां झाड़ रही थीं, उन्होंने नीले कमल और 4 अवतारों की ओर देखा। उन सभी ने इस प्रभावशाली दृश्य को देखने के लिए अपना काम रोक दिया। 4 मानवाकार अवतार एक पहाड़ के आकार के थे और वे नीले कमल की पत्तियों का सहारा दे रहे थे। चारों दिशाओं से शक्ति का रिसाव हो रहा था। पान झोंग और झो जिंग ने भी चारों अवतारों की ओर देखा। आसमान से शक्ति की एक लहर गिर रही थी। वो क्या है? इतनी तीव्र जीवन शक्ति और प्राइमल ची। दोनों लंबे समय से डिवाइन कोर्ट रेलम में अटके हुए थे। प्राइमल ची और जीवन ऊर्जा के इस हिमस्खलन ने उनके डैनेटियन सी ऑफ ची को हिला दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जमीन पर बैठ गए। अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे छोर पर क्या हो रहा है। आखिरकार वे किसी काम के नहीं थे। वे इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रेक थ्रू प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में थे। क्या गोल्डन लोटस नहीं बनाएंगे? नहीं। दोनों अपने कल्टीवेशन के तरीके पर एक समझौते पर पहुंचे।
इस बीच लुओ झो ने अपनी पूरी हेवनली राइटिंग्स की असाधारण शक्ति उंडेल दी। ये सबसे असाधारण शक्ति थी जिसका उपयोग उन्होंने अभौतिक अस्तित्व की शक्ति को प्रकट करने के लिए किया था। पिछली घटनाओं के विपरीत अब वे इसका उपयोग किसी को बचाने के लिए कर रहे थे। पहले इसका उपयोग केवल मारने के लिए किया गया था। बिना हिले डुले कई जगहों की यात्रा करना, कई लाभ उठाना, हेवनली राइटिंग्स का जाप तेज हुआ और नीले कमल में प्रवेश करते ही इसकी आवाज गूंजने लगी। मिंग शियन हक्का बक्का रह गया। क्या उसके मास्टर का दिमाग खराब हो गया था? उसके मास्टर एक ऐसी युवा लड़की को बचाने के लिए इतनी दूर क्यों जाएंगे जिसे वे मुश्किल से जानते थे? इस क्षण उसने नीले कमल के चारों ओर 4 अवतार देखे, 4 बुजुर्गों के 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतार। नन्ही युआन बाहर भागी और आसमान में ऊर्जा की सुनहरी चमक देखी। प्राइमल ची और हेवनली राइटिंग्स की असाधारण शक्ति ने एक दूसरे को पूरा किया। सुनहरा और नीला रंग एक फैलते हुए महासागर की तरह बढ़ती तीव्रता के साथ पहाड़ के नीचे चमक उठा। पहाड़ के बीच के पेड़ों में हरियाली छा गई और गजेबो के आसपास के सूखे पौधे पुनर्जीवित हो गए। पक्षी और जानवर खुशी से चहकने और दहाड़ने लगे और पेड़ों के बीच उत्साह में उछलने लगे। पहाड़ की तलहटी में भी पौधों का कायाकल्प हो गया। जिन स्थानों पर महान शमन बामा के साथ युद्ध हुआ था, वहां के सूखे पेड़ों को नया जीवन मिला। सब कुछ फिर से बढ़ रहा था। दक्षिणी पैविलियन के अंदर राजकुमारी युंग निंग अपने कमरे से बाहर निकली। वह उस प्रभावशाली दृश्य को देखकर दंग रह गई और अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसने अपनी आंखें फैला दी और बुदबुदाया, सुंदर। उसने सीवुया को यह कहते सुना था कि ईविल स्काई पैविलियन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उसने गोल्डन कोट माउंटेन के बुरे और अशुद्ध पहलुओं का भी उल्लेख किया था। हालांकि वो खुद इसे देखे बिना किसी और की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती थी। अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो उसने उन अफवाहों को नजरअंदाज कर दिया जो उसने सुनी थीं। यदि वो कर पाती तो वो एक राजकुमारी के रूप में अपनी स्थिति छोड़ देना चाहती थी और हमेशा के लिए यहीं रहना चाहती थी। गोल्डन कोट माउंटेन के आसपास के कल्टीवेटर्स इस प्रभावशाली दृश्य को देखने के लिए रुक गए। टोंगे शहर के नागरिकों ने अपने फावड़े रख दिए और अपना काम रोक दिया क्योंकि वे दूर रोशनी की चमक देख रहे थे। हालांकि वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन सुनहरी और नीली चमक का आमतौर पर मतलब सकारात्मक होता था। इस बार इसने उन्हें डराया, लेकिन साथ ही उनके मन में सम्मान भी पैदा किया। 4 अवतारों के समर्थन में विशाल नीले कमल ने लगभग पूरे ईविल स्काई पैविलियन को कवर कर लिया। चारों पैविलियन नीले कमल की ऊर्जा से भर गए थे। मैं इसे अब और नहीं रोक सकता, हुआ वुदाओ बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। बस थोड़ा और समय, लेंग लुओ ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। आखिर पैविलियन मास्टर किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्हें इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत है? चाहे कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य पैविलियन मास्टर की मदद करना है। उन चारों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। उन सभी के चेहरे पसीने से चमक रहे थे। आखिरकार लंबे समय तक 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतार को बनाए रखना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। यह अविश्वसनीय था कि वे इतनी देर तक टिके रहे। एक पल बाद चारों बुजुर्ग अपने पैरों पर डगमगाने लगे। मेरी गिनती पर हम साथ में पीछे हटेंगे, लैंग लुओ ने अपनी भारी आवाज में कहा। यदि वे इसे जारी रखते तो यह उनके लिए बहुत अधिक हो जाता। ठीक है, लैंग लुओ का अवतार थोड़ा खिसका। लुओ झो ने आसमान में हलचल महसूस की और उन्होंने फिर से अपनी असाधारण शक्ति का आकलन किया। कुछ ही सांसों में उनकी असाधारण शक्ति खत्म हो जाएगी। सब कुछ इसी आखिरी पल पर टिका था। वे अपनी असाधारण शक्ति की पूर्ति के लिए फिर से ध्यान लगा सकते थे, लेकिन अगर ये युवा लड़की मर गई तो उसके रहस्य भी उसके साथ ही मर जाएंगे। विज हेवनली राइटिंग्स की शक्ति इस समय अपने अधिकतम आउटपुट पर थी। चारों अवतार एक ही समय में पीछे हट गए। जैसे ही वे पीछे हटे, उन पर एक पत्ती दिखाई दी। उन्होंने पत्तियां उगा लीं। मुमकिन नहीं, चारों अवतारों ने एक साथ पत्तियां उगा लीं। वे अब 1 लीफ नैसेंट डिविनिटी ट्रिब्यूलेशन रेलम में थे। यह देखने में कितना राजसी दृश्य था। पत्ती उगाने का मतलब था कि वे फिर से मजबूत हो गए थे। चारों अवतार बड़े हो गए। अपनी 10 फीट की ऊंचाई से वे एक साथ 20 फीट तक बढ़ गए। चारों बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से फिर से बहुत खुश थे। हुआ वुदाओ ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्योंकि उन्हें ब्रेक थ्रू मिला था। इसका मतलब था कि वे अब जारी रख सकते थे। हालांकि जू यूशु ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने आसमान से अपना अवतार वापस बुलाया और फिर कहा, पैविलियन मास्टर रुक रहे हैं। बाकी लोगों ने भी इसे महसूस किया। यदि पैविलियन मास्टर रुक गए तो उनके लिए जारी रखना अर्थहीन था। उसी समय उनके अवतार गायब हो गए। नीला कमल भी आंखों से ओझल हो गया। चारों बुजुर्ग पीछे की ओर लड़खड़ा गए। हालांकि उन्हें ब्रेक थ्रू मिला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये उनके शरीर पर कम भारी था। आइए यहाँ अपनी सांसें ठीक करें। इसी तरह पान झोंग और झो जिंग को भी ब्रेक थ्रू मिला था। हालांकि उनकी सफलता बुजुर्गों की तरह प्रभावशाली नहीं थी। वे नैसेंट डिविनिटी ट्रिब्यूलेशन रेलम कल्टीवेटर्स के बीच नौसिखिए थे। हालांकि उन्होंने एक ही समय में 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतार बनाए थे और उनके कल्टीवेशन बेस ओल्ड एज पैविलियन के बुजुर्गों के समान थे, लेकिन उनकी ताकत के बीच का वास्तविक अंतर स्वर्ग और नर्क जैसा था। उनकी सफलता की हलचल नीले कमल के सामने पूरी तरह फीकी पड़ गई थी। किसी भी मामले में उन्हें वो मदद मिल गई थी जिसकी उन्हें जरूरत थी, और वे अब आधिकारिक तौर पर नैसेंट डिविनिटी ट्रिब्यूलेशन रेलम में थे।
दक्षिणी पैविलियन के कमरे के अंदर सब कुछ शांत था। लुओझो ने वो सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और कॉन्च की कलाई पर 2 उंगलियां रखने से पहले उसे देखा। संक्षिप्त जांच के बाद उन्होंने गहरी चिंता में माथा सिकोड़ा। शायद वो इस भारी अशांति से डरा हुआ था। मिंगशियन धड़ाम से अपने घुटनों के बल गिर गया और बोला, मुझसे गलती हो गई है। मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। जब नन्ही युआन ने ये देखा तो उसने अपने हाथ उठाए और अपने आंसू पोंछे। लुओझो ने उन दोनों की ओर देखा और उन्हें फटकार लगाई, चुप रहो। उन दोनों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लुओझो के पास उनकी बात सुनने का समय नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि कॉन्च के शरीर में 8 असाधारण नाड़ियां पूरी तरह से जुड़ गई थीं। उसका डैंटियन सी ऑफ ची सक्रिय हो गया था। ये कैसे संभव है? लुओझो ने सोचा कि उन्हें मतिभ्रम हो रहा है। उन्होंने दोबारा उसकी जांच की। अपनी जांच के बाद उन्होंने पुष्टि की कि कॉन्च अब 5 जुड़ी हुई नाड़ियों के साथ एक मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम कल्टीवेटर है। वे वास्तव में यह नहीं समझ सके। एक सामान्य कल्टीवेटर को पहले बॉडी टेम्परिंग से गुजरना पड़ता है। बॉडी टेम्परिंग मांसपेशियों, हड्डियों और टेंडन को कल्टीवेट करती है। शरीर को अंदर से बाहर तक तपाया जाना चाहिए, जिसमें 8 असाधारण नाड़ियां भी शामिल हैं। जब स्थितियां सही होती हैं तो कल्टीवेटर मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में 5 नाड़ियों को जोड़ने के बाद प्रवेश करता है। मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में मनुष्य की इंद्रियां बहुत तेज हो जाती हैं। मनुष्य का शरीर एक पात्र कंटेनर था। जब पात्र की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो ये प्राइमल ची द्वारा मचाई गई तबाही के प्रति अधिक सहनशील होगा। प्राइमल ची को ऊर्जा में संघनित किया जा सकता है, जो कल्टीवेटर की रक्षा करती है जब वे सांस लेते हैं और चलते हैं। एक कल्टीवेटर के लिए ऐसा ही होता था। कोई भी इस कदम को छोड़ नहीं सकता था, और फिर भी कॉन्च ने आसानी से मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में प्रवेश कर लिया था। लुओझो ने कॉन्च की 8 असाधारण नाड़ियों को बचाने के लिए हर हेवनली राइटिंग शक्ति का उपयोग किया, हालांकि वे केवल सुरक्षित थीं। वे उसे बॉडी टेम्परिंग करने या कल्टीवेशन करने में मदद नहीं कर सके। अपनी शक्ति का बार बार उपयोग करने के बाद वे इसे अच्छी तरह जानते थे। हालांकि कॉन्च ने आसानी से और स्वाभाविक रूप से मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में प्रवेश कर लिया था। लुओझो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए इस बारे में सोचने लगे। वे वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं निकाल पा रहे थे। क्या हुआ? मिंगशियन जमीन पर घुटने टेक कर बैठा रहा। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी ओर नन्ही युआन ने रोना बंद कर दिया था। वो अब कॉन्च की ओर देख रही थी। लुओझो को अपने 1000 साल के अनुभव और ज्ञान के बावजूद अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। वे खड़े हुए और बुदबुदाए, अविश्वसनीय। मिंगशियन ने भ्रम में अपने मास्टर की ओर देखा और पूछा, मास्टर, वो कैसी है? उसने चोरी छिपे बिस्तर पर लेटी कॉन्च को देखा। वो महसूस कर सकता था कि कॉन्च अभी भी सांस ले रही थी, और वो भी सुचारू रूप से। वो किसी खतरे में नहीं लग रही थी। जब मिंगशियन ने अपने मास्टर को माथा सिकोड़ते और सोच में डूबा हुआ देखा तो वो खुद खड़ा हुआ, बिस्तर के पास गया और कॉन्च की कलाई पर 2 उंगलियां रखीं। उसकी आंखें फैल गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने फिर से उसकी नब्ज जांची। हे भगवान! परिणाम वही थे। वो हकलाया, मिस्टिक एनलाइटनिंग। वो पीछे की ओर कूदा और घबराए हुए स्वर में बोला, मास्टर, क्या वो दूसरे संप्रदायों द्वारा भेजी गई जासूस है? क्या उसने जानबूझकर अपना कल्टीवेशन बेस और ताकत छिपाई? लुओझो के जवाब का इंतजार किए बिना मिंगशियन ने अपना सिर हिलाया और अपने ही अंदाजे को खारिज कर दिया। नहीं, मिस्टिक एनलाइटनिंग कल्टीवेटर भेजने का कोई मतलब नहीं है। नन्ही युआन हैरान और उलझन में थी। चौथे वरिष्ठ भाई, क्या कॉन्च मर गई है? वो मरी नहीं है, वो ठीक है। वो अब मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में है, मिंगशियन ने जवाब दिया। बिना टेम्परिंग के सीधे मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में प्रवेश करना? इसमें कोई शक नहीं था कि कॉन्च ने मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में प्रवेश कर लिया था, लेकिन लुओझो ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे। फिलहाल ये वास्तव में अजीब था। यदि वो आधुनिक दुनिया से होती तो इसे उसका क्लास जंप, ग्रेड स्किप करना माना जा सकता था। वास्तव में वो आधुनिक दुनिया के उन ग्रेड स्किपर्स से भी अधिक भयानक थी। एक ग्रेड स्किपर केवल अन्य छात्रों की तुलना में तेजी से सीखता था। अनिवार्य रूप से उनके पास एक आधार, फाउंडेशन होता था। हालांकि कॉन्च का कोई आधार नहीं था, फिर भी उसने बॉडी टेम्परिंग प्रक्रिया को छोड़ दिया और सीधे मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में प्रवेश किया। यहाँ तक कि असाधारण प्रतिभाशाली नन्ही युआन भी इसमें सक्षम नहीं थी। लुओझो अभी भी अपने विचारों में खोए हुए थे जब आंगन में 4 बुजुर्ग दिखाई दिए। प्रणाम पैविलियन मास्टर। लुओझो ने सोचना बंद कर दिया। उन्होंने शांति से कहा, आप सभी अंदर आ जाइए। चारों बुजुर्ग कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने चारों ओर नजर डाली और मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया कि क्या हुआ था। साथ ही उन्होंने बिस्तर पर लेटी कॉन्च को देखा। क्या हुआ? जू यूशु ने उलझन में पूछा। मुझे अनुमति दें, मुझे अनुमति दें। मिंगशियन ने हाथ उठाया। वो इतनी सनसनीखेज बात बताने के लिए उत्साहित लग रहा था। वो चारों बुजुर्गों के सामने खड़ा हुआ, अपना गला साफ किया और कहा, प्रतिभाशाली, एक सुपर जीनियस, एक बेजोड़ जीनियस। उसने सीधे मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में प्रवेश किया। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई पागल हूं। वे क्या बात कर रहे थे? वे मिंगशियन की बातों को समझ नहीं सके। जब मिंगशियन शांत हुआ और उसने ठीक से बताया कि क्या हुआ था, तभी वे समझ पाए। वे सभी आश्चर्य और विस्मय में अपनी जीभ चटकाने लगे। कल्टीवेशन के इतिहास में ऐसा कोई कल्टीवेटर नहीं हुआ था जिसने बॉडी टेम्परिंग के बिना मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में प्रवेश किया हो।
चारों बुजुर्ग बारी बारी से कॉन्च की 8 असाधारण नाड़ियों की जांच करने के लिए बिस्तर के पास गए। जानकार होने के बावजूद ये चारों बुजुर्ग इस अजीब घटना से चकित थे। वे इसे समझ नहीं सके और अपने ही विचारों में खोकर माथा सिकोड़ने लगे। लुओझो ने अपनी दाढ़ी सहलाई और चारों बुजुर्गों की ओर देखा। एल्डर पान, कोई विचार? पान लिटियान का झुर्रियों वाला चेहरा फड़क उठा। उन्होंने मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन है कि एल्डर लेंग जानते हैं, मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगा। लेंग लुओ ने दबी आवाज में हुआ वुदाओ से कहा, एल्डर हुआ, आप इसका जवाब दें। मैं? मुझे लगता है कि इसे सीनियर जू पर छोड़ देना बेहतर है। हुआ वुदाओ जल्दी से पीछे हट गया। जू यूशु ने माथा सिकोड़ा। ये 3 बूढ़े एक महिला को परेशान कर रहे हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये निर्लज्ज टोली। हालांकि जू यूशु इसके बारे में कुछ जानती थी, इसलिए उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसने कभी बॉडी टेम्परिंग नहीं की है। जब दूसरों ने यह सुना तो उन्होंने जू यूशु की ओर देखा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लुओझो ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा। जू यूशु ने एक महिला ट्यूटर के अंदाज में बोलने से पहले बगल में देखा। आपने उसकी नाड़ियों को किसी अपरंपरागत तरीके से संरक्षित किया है, पैविलियन मास्टर। हम चारों की शक्तियों के जुड़ने के साथ उसके लिए उन स्थितियों के तहत कम समय में बॉडी टेम्परिंग पूरी करना असंभव नहीं है। लेकिन उसके शारीरिक कार्य मजबूत नहीं है, वो एक नश्वर से अलग नहीं है। मिंग शियन अभी भी हैरान था। पैविलियन मास्टर की शक्ति और हमारी शक्तियों ने एक दूसरे का पूरक बनाया। जब हमने उसके डैंटियन सी ऑफ ची को सक्रिय किया तो हमारी शक्तियों ने एक दूसरे को रद्द कर दिया, जिससे ये परिणाम निकला। जू यूशु ने लुओझो के सामने अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, बेशक ये केवल मेरी अटकलें हैं। पान लिटियान ने कहा, ऐसी स्थितियों में मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में प्रवेश करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उस स्थिति में ये युवा लड़की एक दुर्लभ कल्टीवेशन जीनियस हो सकती है जो 1000 साल में एक बार आती है। वास्तव में, जू यूशु ने कहा। मिंग शियन ने उन्हें देखकर अपनी आंखें घुमाई, वो अवाक था। इतनी देर तक बोलने के बाद वे उसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे जो उसने पहले ही दे दिया था। इस क्षण हुआ वुदाओ आगे बढ़ा और झुककर बोला, पैविलियन मास्टर, मैं उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं वो सब कुछ सिखाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा जो मैं जानता हूं। कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें। लैंग लुओ ने कहा, आप एक युवा लड़की को अपनी कछुआ कवच तकनीक, टॉर्टोइस शेल टेक्निक से लड़ना सिखाएंगे? मुझे लगता है कि ये लड़की दाव इनविजिबिलिटी तकनीक के लिए उपयुक्त है। मैं गारंटी देता हूं कि वो अगली 8 लीफ दाव इनविजिबिलिटी विशिष्ट बनेगी। पान लिटियान ने अस्वीकार करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि दाव इनविजिबिलिटी तकनीक और कछुआ कवच तकनीक में बहुत अंतर है। उसकी प्रतिभा के साथ उसे मेरे साथ एनर्जी सील के बारे में सीखना चाहिए। 8 लीफ कल्टीवेटर बनना कुछ भी नहीं है। मुझे आशा है कि वो 9 लीफ कल्टीवेटर बनेगी। जू यूशु ईविल स्काई पैविलियन में देर से शामिल हुई थी। हालांकि जब उसने कॉन जैसी युवा प्रतिभा देखी तो उसने भी उसे सिखाने की इच्छा महसूस की। वो भी एक महिला थी और उसे कन्फ्यूशियस समाज की पितृसत्तात्मक विरासत से नफरत थी। उसे लगा कि वो जो कुछ भी जानती है उसे अपने साथ कब्र में ले जाना एक बर्बादी होगी। इससे पहले कि जू यूशु अपनी बात पूरी कर पाती, लुओझो ने हाथ उठाया और शांति से कहा, बस इतना काफी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभी कुछ भी निश्चित नहीं था और वे पहले से ही एक संभावित शिष्य के लिए लड़ रहे थे। जब लुओझो ने बुजुर्गों की ओर देखा तो किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। मेरे पास उसके लिए मेरी अपनी व्यवस्थाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। वे चारों झुके और दक्षिणी पैविलियन से चले गए। दक्षिणी पैविलियन के बाहर वे चारों आहें भर रहे थे और अपना सिर हिला रहे थे। कितनी शर्म की बात है कि उसके जैसी जीनियस मेरी शिष्य नहीं बन सकती, पान लिटियान ने आह भरी। चलो अब इसके बारे में और नहीं सोचते। पैविलियन मास्टर के आसपास रहते हुए हमें मौका नहीं मिलेगा। बाकी लोग दंग रह गए। ये बात सही थी। वे यह कैसे भूल सकते थे? कमरे के अंदर लुओझो ने सुरक्षित कॉन्च को देखा। वास्तव में उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के बारे में सोचा था, लेकिन एक और शिष्य स्वीकार करने से उन्हें कोई और लाभ नहीं होगा। वास्तव में ये केवल उनका ध्यान भटकाएगा। जी तियानदाओ के अपने शिष्यों की भर्ती के क्रम के अनुसार 9 शिष्य किसी न किसी तरह कविता से संबंधित थे। उस स्थिति में यदि 10वें शिष्य का नाम कॉन्च था तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ मूल योजना से भटक जाएगा? उसका ख्याल रखना, लुओझो ने आदेश दिया। जी मास्टर। लुओझो ने फिलहाल कॉन्च के पीछे के रहस्यों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। आई ऑफ ट्रुथ, सत्य की आंख, उसे क्यों नहीं देख सकी? उसने सीधे मिस्टिक एनलाइटनिंग रेलम में कैसे प्रवेश किया? वो कहां से आई थी? वो कहां जाएगी? 2 दिन बाद जिंग प्रांत की लड़ाई शुरू हुई। पेंगलाई संप्रदाय के समर्थन के साथ नेदर सेक्ट ने यू झेंगहाई के नेतृत्व में शहर के खिलाफ चौतरफा हमला किया। हुआंग शी और यू झेंगहाई, 2 8 लीफ दिग्गजों ने हांग चोंगयांग और अन्य नेदर सेक्ट दिग्गजों के साथ जिंग प्रांत शहर पर हमला किया। जिंग प्रांत उथल पुथल में था। 3 दिनों से भी कम समय में जिंग प्रांत की चौकी को पीछे धकेल दिया गया। नेदर सेक्ट ने इस गति का फायदा उठाया और जनरल की हवेली पर कब्जा कर लिया। जनरल की हवेली के अंदर यू झेंगहाई पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक मूड में थे। उन्होंने अपने बगल में बैठे हुआंग शी से कहा, भाई शी, आपकी बदौलत हम वेंशु को हराने में सफल रहे। हुआंग शी ने अपना हाथ लहराया और कहा, ये कुछ भी नहीं है।
आपके ग्रेट डार्क हेवन मेमोरियल ने वास्तव में मेरा ज्ञान बढ़ाया है। जिस तरह से आपने अपनी तलवार सेबर के एक झटके से जमीन को हिला दिया वो अद्भुत है। हर कोई कहता था कि यू झेंगहाई का कल्टीवेशन बेस गहरा है, हालांकि कम ही लोगों ने उन्हें एक्शन में देखा था। जिंग प्रांत की लड़ाई के बाद हुआंग शी को यह स्वीकार करना पड़ा कि भले ही वो भी एक 8 लीफ कल्टीवेटर था, लेकिन उसके लिए यू झेंगहाई को हराना मुश्किल होगा। यदि आपकी कोई इच्छा हो भाई शी, तो कृपया बेझिझक बोलें, मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, यू झेंगहाई ने कहा। हुआंग शी के पास शुरू में कई अनुरोध थे, लेकिन जब उसने जी तियानदाओ के 9 लीफ गोल्डन लोटस के बारे में सोचा तो उसने कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वो अचानक खांसा और उसने एक मुंह खून थूक दिया। भाई शी, यू झेंगहाई चिल्लाया, मैं ठीक हूँ। वो बूढ़ा डाकू वेनशु मुझे सीधे नहीं हरा सका और उसने छिपकर हमला किया, कितना नीच है। इस समय होंग चोंगयांग हवेली में दौड़ते हुए आया। उसने दोनों के सामने अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, रिपोर्ट मास्टर, हमने फॉर्मेशन के हर कोने की तलाशी ली है, वो बूढ़ा डाकू वेनशु भाग गया है। जब यू झेंगहाई ने यह सुना तो उन्होंने भारी आवाज में कहा, उसे ढूंढो, भले ही इसके लिए शहर को छान मारना पड़े। जी मास्टर, होंग चोंगयांग झुका। इस बीच जिंग प्रांत के उत्तर में एक नहर में 5 घायल बख्तरबंद लोग भाग रहे थे। जनरल वेन, इस तरफ। यदि हम विशाल पेड़ों के बीच चलने वाली इस नहर का अनुसरण करते हैं तो हम मेजर हेवन रिवर तक पहुंचेंगे, जो 50 मील दूर है। मैंने वहां एक नाव तैयार की है। एक बूढ़ा आदमी उनके बीच फंसा हुआ था, उसका कवच क्षतिग्रस्त था और उसका चेहरा घायल था। ये उन 8 महान कमांडरों में से एक था जो जिंग प्रांत शहर की रक्षा करते थे और कन्फ्यूशियस समाज के दिग्गज जनरल वेनशु थे। वेनशु ने जिंग प्रांत शहर पर एक नजर डाली, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, एक पेड़ के ऊपर से एक शांत और कोमल आवाज आई, मेरी माफी। वेनशु और उसका दल उन पक्षियों की तरह थे जो धनुष की एक टंकार से ही डर जाते थे। वे जिंग प्रांत की लड़ाई में जीवित रहने पर खुद को भाग्यशाली मान रहे थे। वे सभी अलग अलग डिग्री तक घायल थे, इसलिए अचानक आई आवाज ने उन्हें चौंका दिया और डरा दिया। वहां कौन है? जनरल वेनशु, सावधान। एक विशाल पेड़ की शाखा पर एक लंबे तलवार के साथ हरे रंग के कपड़े पहने एक तलवारबाज बैठा था। उसने ऊंचे भाव के साथ सबकी ओर देखा। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मेरी माफी, लेकिन आपको यहीं रहना होगा। उनमें से एक को इस तलवारबाज की शक्ल एक निश्चित पौराणिक व्यक्ति से काफी मिलती जुलती लगी। वो यू शांगरोंग, तलवार का शैतान, सॉर्ड डेविल यू शांगरोंग। कोई चिल्लाया। वेनशु का दिल बैठ गया और उसके सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। अपने शिखर पीक की स्थिति में भी वो हुआंग शी से थोड़ा ही मजबूत था। शांगरोंग या यू झेंगहाई के लिए वो कोई मुकाबला नहीं था। उसने रेडियंट क्लाउड फॉरेस्ट में 2 8 लीफ दिग्गजों के बीच हुए महान युद्ध के बारे में भी सुना था। वो महायुद्ध कल्टीवेशन की दुनिया में प्रसिद्ध था। ये स्पष्ट था कि तलवार का शैतान यू शांगरोंग, जिसका नाम सुनने वालों के दिल में डर पैदा कर देता था, वो यू झेंगहाई जितना ही शक्तिशाली था। वो सावधानी और डर के साथ पेड़ पर बैठे शांगरोंग को देखता रहा। मुझे घबराना नहीं चाहिए, मुझे खुद को संभालना होगा। अंत में उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और अपनी सांस खींचते हुए प्राइमल ची इकट्ठा की। उसने कहा, आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले आती है, स्वॉर्ड डेविल। हमारे आतिथ्य की कमी के लिए क्षमा करें। शांगरोंग ने शांति से कहा, मेरी तलवार कभी बिना नाम वाले किसी व्यक्ति को नहीं मारती। वेनशु के अलावा आप सभी को चले जाना चाहिए। मैं ऐसा करने के लिए आपको 3 सांसों का समय देता हूं। बाकी 4 सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। वेनशु ने माथा सिकोड़ा और जल्दी से कहा, दुश्मन के सामने भागना मौत का अपराध है। वे 4 सैनिक मूर्ख नहीं थे। वे यू शांगरोंग से कैसे निपट सकते थे? दुश्मन के सामने भागना? क्या आप बिल्कुल वही नहीं कर रहे हैं, बूढ़े आदमी? हमें खेद है जनरल वेन। वे 3 सांसों में क्या कर सकते थे? जवाब आसान था, बेशक वे अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते थे। उन चारों ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने तुरंत पीठ दिखाई और भाग गए। पलक झपकते ही वे पेड़ों के बीच गायब हो गए। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था। आखिरकार वे इस बात से अनजान थे कि शांगरोंग ने अपना गोल्डन लोटस त्याग दिया है। 8 लीफ दिग्गज शांगरोंग के सामने कौन डर से नहीं दुबकेगा? वेनशु ने माथा सिकोड़ा। उसका चेहरा उदास था। उसने अपने दिल में अप्रिय भावना को दबाया और फिर से अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, मैंने सुना है कि आप नेदर सेक्ट के मास्टर यू झेंगहाई के साथ विवाद में हैं। सच कहूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उनके साथ 100 राउंड तक लड़ाई लड़ी है। यदि आप उन्हें अभी ढूंढते हैं तो मुझे यकीन है कि आप उन्हें आसानी से हरा पाएंगे। अभी भी शाखा पर बैठे शांगरोंग ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ऐसा लगता है कि आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते। हाँ, क्या हुआ अगर मैं उसे अभी हरा दूं? यह कोई गौरवशाली जीत नहीं होगी। वेनशु ने राहत महसूस की और कहा, मैं भी घायल हूं प्रिय सर। शांगरोंग ने वेनशु की बातों को काटने के लिए अपने हाथ नीचे किए। अपने दाहिने हाथ में म्यान के साथ उसने उसे हल्का सा ऊपर उछाला और अपने बाएं हाथ के धक्के के साथ अपनी लॉन्गेविटी स्वॉर्ड को पकड़ लिया। ऊर्जा के एक विस्फोट ने म्यान को उड़ा दिया। बाम! म्यान पेड़ में धंस गई।
लाल रंग की लॉन्गेविटी स्वॉर्ड शांगरोंग के सामने उठ गई। अफसोस, आपको मरना ही होगा। ये कहने के बाद शांगरोंग ने एक निगलने वाली चिड़िया जैसी फुर्ती के साथ तलवार थपथपाई और तलवार पर सवार होकर वेनशु की ओर उड़ गया। वेनशु का चेहरा गंभीर हो गया। वो तुरंत अपनी हथेलियों से कई ताबीज टैलिस्मन्स छोड़ते हुए पीछे हट गया। बाम बाम बाम, दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। शांगरोंग शांत दिख रहा था। उसने अपनी तलवार अपने पीछे पकड़ी हुई थी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। वेनशु लगातार ताबीज और स्क्रिप्ट सील भेज रहा था, जैसे कि वो किसी महान दुश्मन का सामना कर रहा हो। आखिरकार ये तलवार का शैतान था। ये ईविल स्काई पैविलियन का मिस्टर सेकंड शांगरोंग था, जिसकी हर चाल मारने के लिए थी। उसे एक कारण से स्वॉर्ड डेविल का उपनाम दिया गया था। इसलिए गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए पीछे कैसे हट सकता था। उसे अपनी उत्तरजीविता के लिए लड़ने के लिए अपनी बची हुई सारी ताकत जुटानी पड़ी। वेनशु की आंखें फैल गईं। वो और अधिक ताबीज और स्क्रिप्ट सील भेज रहा था। फिर भी स्वॉर्ड डेविल उन सभी से बच गया और उसके हमलों के चारों ओर बिना नुकसान पहुंचाए नाचता रहा। इस क्षण स्वॉर्ड डेविल उसके बहुत करीब पहुंच गया था। शांगरोंग ने लॉन्गेविटी स्वॉर्ड घुमाई। बाम बाम बाम, कई ताबीजों को लॉन्गेविटी स्वॉर्ड द्वारा रोक दिया गया। तलवार की परछाइयां इतनी घनी थीं कि वे एक धुंधली छवि जैसी लग रही थीं। जब वेनशु ने देखा कि स्वॉर्ड डेविल आखिरकार उस पर हावी हो रहा है, तो वो चिल्लाया, खुल जाओ। ऊर्जा की एक गोल सील की लहर उसके आसपास फैल गई। उसका 8 लीफ अवतार प्रकट हुआ और आकार में बढ़ गया। बूम, कुछ दर्जनों मीटर के आसपास के पेड़ गिर गए। हालांकि कुछ सांसों के बाद वेनशु का अवतार गायब हो गया। उसे लगा कि दबाव थोड़ा कम हो गया है। स्वॉर्ड डेविल कहाँ है? वेनशु ने सावधानी से ऊपर देखा। उसने शांगरोंग को धूल के बादल के ऊपर हवा में खूबसूरती से पलटते हुए देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो शांगरोंग को पीछे धकेलने में कामयाब रहा। उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। भले ही उसने हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन स्वॉर्ड डेविल के लिए उसके अवतार को नष्ट करना और उसे मारना आसान होना चाहिए था। इस क्षण शांगरोंग को पीछे हटते देख वो चकित रह गया। इस बीच शांगरोंग ने 8 लीफ अवतार की उपस्थिति से उत्पन्न शॉकवेव सदमे की लहर से परहेज किया। जब वो जमीन पर उतरा तो वो और भी तेज गति से आगे बढ़ा। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? वेनशु ने गुस्से और अपमान में पूछा। वो अपनी हथेलियों को बाहर धकेलता रहा, क्योंकि उसकी उंगलियों के बीच अलग अलग ताबीज दिखाई दे रहे थे। उसकी हथेलियों के चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी घूमती देखी जा सकती थी। उसने आगे धक्का दिया। शांगरोंग ने अपने पैरों से जमीन को थपथपाया और हवा में उछल गया। उसकी तलवार उसके बगल में मंडराने लगी। हवा में घनी ऊर्जा वाली तलवारें एनर्जी स्वॉर्ड्स दिखाई देने लगीं। स्वॉर्ड डेविल्स डेस्टिनी, स्वॉर्ड डेविल्स डेस्टिनी। अनगिनत ऊर्जा तलवारें वेनशु की ओर चली गईं। वेनशु ने उपहास किया, क्या स्वॉर्ड डेविल के पास बस इतना ही है? अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। उसने अपनी हथेलियां मिलाईं। उसकी बाईं तर्जनी दाईं तर्जनी से जुड़ी। फिर उसने जमीन पर अपने पैर पटके। इससे पहले कि उसकी उंगलियों के बीच की सुनहरी रोशनी पहले से अधिक चमकी, ये अबैंडन विजडम को प्रकट करने का सबसे अच्छा अवसर था। सब कुछ सही था। स्वॉर्ड डेविल ऊपर था, जबकि वेनशु नीचे था। कोण एकदम सही था और समय त्रुटिहीन था। वेनशु ऐसे शानदार अवसर को कभी नहीं छोड़ता। उसके हाथों के ऊपर शब्दों की एक माला लटकी थी, अबैंडन विजडम। ये कन्फ्यूशियस समाज की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। ऊर्जा सील उसकी उंगलियों के ऊपर गोलियों की तरह बन गई। फिर उसने शांगरोंग की ओर तोप के गोले की तरह निशाना साधा। स्वॉर्ड डेविल्स डेस्टिनी की ऊर्जा तलवारें अबैंडन विजडम की ऊर्जा सील से टकरा गईं। बूम बूम बूम। स्वॉर्ड डेविल्स डेस्टिनी अबैंडन विजडम को नहीं रोक सकी। शांगरोंग के हाव भाव वही रहे। उसने 180 डिग्री का फ्लिप किया और अपना अवतार प्रकट करते हुए पीछे हट गया। विज, जब उसका अवतार प्रकट हुआ तो इसने एक चौंकाने वाला दृश्य बना दिया। शांगरोंग अपने अवतार के साथ विलीन हो गया। उसकी हथेलियां इसकी हथेलियों से जुड़ गईं। 4 हथेलियां अबैंडन विजडम के खिलाफ आगे बढ़ीं। इस क्षण समय धीमा होता लगा। यह एक ऐसी चाल थी जो पल भर में लड़ाई का परिणाम तय कर सकती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे इसमें बहुत समय लग रहा था। पेड़ गिर गए क्योंकि दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे की ओर बढ़े। वे ऊपर की ओर उड़े, एक आगे बढ़ रहा था जबकि दूसरा पीछे हट रहा था। इससे पहले कि वेनशु ठहाका मारकर हंसे, उसने शांगरोंग के अवतार के गोल्डन लोटस की एक झलक देखी। ऐसा लगता है कि आज स्वर्ग मेरे पक्ष में है। किसे पता था कि मैं उस स्वॉर्ड डेविल से मिलूंगा जिसने अपना गोल्डन लोटस त्याग दिया है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। शांगरोंग के गोल्डन लोटस की कमी को देखकर वो उत्साहित और आशावान महसूस कर रहा था। उसके गुस्से की आग को आखिरकार एक रास्ता मिल गया था। अबैंडन विजडम की चमक उसकी उंगलियों के बीच चमक उठी जब वो 4 हथेलियों की ओर झपटा। उनकी ऊर्जाएं टकरा गईं। बूम। ऊर्जा की एक क्षैतिज लकीर आसपास के वातावरण से गुजरी। बाम बाम बाम। उनके आसपास के विशाल पेड़ ऊर्जाओं के टकराने से गिर गए। अब उनकी दृष्टि अचानक बाधा रहित हो गई थी। वेनशु ने अबैंडन विजडम को बनाए रखा।
शांगरोंग की 4 हथेलियां वार को रोकने के लिए क्रॉस की गई थीं। वेनशु ने सोचा कि शांगरोंग इससे भारी घायल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा। शांगरोंग न केवल सुरक्षित था, बल्कि वो अभी भी अपना अवतार बनाए रखने में कामयाब रहा। उसके चेहरे पर सदमे के भाव उभर आए जब उसने शांगरोंग को अविश्वसनीय रूप से देखा। 3 लीफ, तुम सिर्फ 3 पत्ती वाले कल्टीवेटर हो? तुमने उसे कैसे रोका? तुम्हारा अवतार अभी भी यहाँ क्यों है? उसकी आवाज कांप रही थी। इस क्षण दोनों जमीन की ओर उतरने लगे। तुम अवतारों के बारे में बहुत कम जानते हो, शांगरोंग ने लापरवाही से कहा। उसने वेनशु को ऐसे देखा जैसे वो कोई चलता फिरता मुर्दा हो। वेनशु को गुस्सा आने लगा। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, तो क्या हुआ? भले ही मैं गंभीर रूप से घायल हूं, मैं तुम जैसे मामूली 3 पत्ती वाले कल्टीवेटर से नहीं हारूंगा। जैसे सूम, 3 पत्तियां बिजली की गति से वेनशु की ओर निकलीं और उसकी गर्दन को काट दिया। वेनशु के अपनी बात पूरी करने से पहले ही एक साफ घाव बन गया। दोनों आखिरकार जमीन पर पहुंचे। वेनशु की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने अविश्वसनीय रूप से उन 3 पत्तियों को देखा। उसके घाव से लगातार ताजा खून बह रहा था। इस समय 3 चमकती सुनहरी पत्तियां लॉन्गिविटी स्वॉर्ड के पास लौट आईं। रिफ! अचानक 2 पत्तियां 2 भागों में बट गईं। वे शानदार सुनहरी रोशनी के साथ चमकी। 5 पत्तियां हवा में घूमी और अंततः अवतार की ओर उड़ गईं, इससे पहले कि वो आखिरकार गायब हो गईं। चमकती धूप के नीचे यू शांगरोंग सूरज की ओर अपनी पीठ किए खड़ा था। उसकी पतली आकृति ऊंची और अछूती लग रही थी। वेनशु सूरज की चमक के सामने उसके हाव भाव नहीं देख सका, वो केवल शांगरोंग को कहते हुए सुन सका। वेनशु की गर्दन के घाव से बहते खून ने उसकी छाती को भिगो दिया था। जब उसे लगा कि वो अब सांस नहीं ले सकता, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके डेंटियन सी ऑफ ची से एक अदृश्य हाथ उसकी आत्मा को पकड़ रहा है। ऐसा लगा जैसे इसे उसके दिल से ऊपर खींचा गया, फिर ये थोड़े समय के लिए उसके गले में फंस गया और अंत में उसके शरीर से बाहर निकल गया। वह पीछे की ओर गिर गया। सूरज यू शांगरोंग के चेहरे पर चमक रहा था, जो उनके शांत और स्थिर भाव को रोशन कर रहा था। शायद वे ऐसा दृश्य देखने के आदी थे। उन्होंने केवल उदासीनता महसूस की। यू शांगरोंग ने दूर पेड़ के तने से अपनी हथेली उठाई। म्यान उनके पास वापस उड़कर आ गई और उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या उनका दावा पहले बहुत साहसी था। आखिरकार अभी भी उनके अजय मास्टर मौजूद थे। इस समय लुओज हो हेवनली राइटिंग स्क्रॉल पर ध्यान लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी असाधारण शक्ति खर्च कर दी थी। 1500 मेरिट पॉइंट्स के जुड़ने ने उन्हें उलझन में डाल दिया। उनके 9 शिष्यों में सबसे अधिक संभावना थी कि यू शांगरोंग ने ही किसी महान कल्टीवेटर को मारा था। यू झेंगहाई अभी तक वापस नहीं आए थे और यू तियानशिन अभी भी निर्वासित थे। रुको, ये मिंग शियन भी हो सकता था। ओबेडियंट विला की लड़ाई के दौरान मिंग शियन ने एक 5 लीफ कल्टीवेटर को मार दिया था, जबकि वो सिर्फ एक 3 लीफ कल्टीवेटर था। हालांकि मिंग शियन ने ईविल स्काई पैविलियन नहीं छोड़ा था। अगर यू शांगरोंग नहीं तो और कौन हो सकता था? एक 3 लीफ यू शांगरोंग जिसके पास 8 लीफ कल्टीवेटर का अनुभव और तकनीक थी, उसके लिए 5 लीफ कल्टीवेटर को मारना आसान होगा। लुओज हो ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और हेवनली राइटिंग स्क्रॉल पर ध्यान करना जारी रखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लड़ाई के बाद जिंग प्रांत शहर अब वो फलता फूलता शहर नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। सड़कों पर नेदर सेक्ट के सदस्यों का कब्जा था। केवल कुछ घर क्षतिग्रस्त हुए थे। सामान्य तौर पर लड़ाई से शहर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। 8 लीफ कल्टीवेशन बेस के साथ कल्टीवेटर्स के लिए कई दिनों तक लड़ना सामान्य था। यदि वहां कोई फॉर्मेशन नहीं होता तो 2 8 लीफ कल्टीवेटर्स के लिए जिंग प्रांत शहर को ध्वस्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। यह स्पष्ट था कि लड़ते समय उन्होंने खुद पर नियंत्रण रखा था। इसके अलावा जिंग प्रांत शहर ने अपने फॉर्मेशन को भी सक्रिय कर दिया था, जिससे ये क्षति से बच गया। इस समय शहर की दीवारों से लेकर शहर के फाटकों तक नेदर सेक्ट के शिष्य हर जगह थे। जमीन पर बिखरी लाशों के ऊपर मक्खियां व्यस्तता से भिनभिना रही थीं। फॉर्मेशन क्षेत्र पर भी नेदर सेक्ट के कल्टीवेटर्स का कब्जा था। खून की गंध सड़कों से होते हुए शहर की दीवारों के ऊपर तक आ रही थी। जनरल की हवेली के अंदर यू झेंगहाई, सी वुया और हुआंग शी अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे थे। बुद्धिमान भाई, लियांग प्रांत, ई प्रांत और जिंग प्रांत अब नेदर सेक्ट के नियंत्रण में है। क्या हमें उत्तर की ओर बढ़ना चाहिए? यू झेंगहाई ने पूछा। सी वुया जवाब देने ही वाले थे कि हुआ चोंगयांग कमरे में आए। उन्होंने जल्दी से कहा, सेक्ट मास्टर, हमें उत्तरी शहर के गेट पर वेनशु का सिर मिला है। यू झेंगहाई, सी वुया और हुआंग शी सदमे से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हुआंग शी, जो एक 8 लीफ विशेषज्ञ थे, उन्होंने थोड़ा माथा सिकोड़ा और पूछा, ये किसने किया? हुआ चोंगयांग ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, हमें यकीन नहीं है। अपनी पीठ पर हाथ रखकर यू झेंगहाई ने कहा, निश्चित रूप से ये किसी दिग्गज का काम है, क्योंकि वो वेनशु को मारने में सक्षम है। क्या कुछ और है? वहां केवल वेनशु का सिर है। हालांकि कट के आधार पर ऐसा लगता है कि यह तलवार से किया गया है, हुआ चोंगयांग ने जवाब दिया। एक तलवार पथ का दिग्गज? यू झेंगहाई के चेहरे पर मुस्कान खिल गई और उन्होंने कहा, खैर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आखिरकार, जैसा कि कहा जाता है, एक न्यायपूर्ण उद्देश्य बहुत समर्थन आकर्षित करता है और एक अन्यायपूर्ण को बहुत कम मिलता है। अगर मैं इस दिग्गज से मिल सका तो मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद देना होगा।
अपनी बात के अंत में उनके भाव खेदजनक हो गए, जैसे कि उन्हें लग रहा था कि ये शर्म की बात है कि वे वेन शू को मारने वाले इस रहस्यमय दिग्गज से नहीं मिल सके। उनकी राय में इसमें कोई संदेह नहीं था कि दूसरे पक्ष का इरादा शहर के गेट के पास वेन शू का सिर प्रदर्शित करके नेदर सेक्ट की मदद करना था। हुआंग शी ने अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, आपको लोगों का समर्थन प्राप्त है सेक्ट मास्टर यू। दुनिया एक दिन नेदर सेक्ट की होगी। हुआ चोंगयांग ने कहा, मैंने जांच के लिए कुछ लोगों को उत्तर की ओर भेजा है। उनके अवलोकन के आधार पर वहां एक लड़ाई हुई थी और वेन शू ने काफी शक्ति का प्रदर्शन किया था। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी का तलवार कौशल अद्भुत था, कोई भी ऊर्जा तलवार बेकार नहीं गई। उन्होंने ज्यादातर अपनी तलवार पर भरोसा किया और पीछे ज्यादा निशान नहीं छोड़े। सीवुया ने उलझन में कहा, दूसरे वरिष्ठ भाई के अलावा इसमें और कौन सक्षम है? यू झिंगहाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, बुद्धिमान भाई, वेन शू मेरे द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर वो दूसरा जूनियर भाई होता तो वेन शू को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिलता। वो नहीं हो सकता। इसके अलावा उसे जानते हुए वो चाहेगा कि वेन शू जीवित रहे। जब दूसरों ने ये सुना तो उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। सीवुया ने सोचा कि क्या उन्हें यू शांगरोंग द्वारा अपने गोल्डन लोटस को त्यागने के मामले का उल्लेख करना चाहिए, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी बात निगल ली। इस मोड़ पर यह बहुत संभव था कि उनका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई अपने गोल्डन लोटस को त्यागने से जुड़ी किसी भी बात के बारे में नहीं सुनना चाहता था। बड़ी तस्वीर अधिक महत्वपूर्ण थी। उनके बड़े वरिष्ठ भाई के दिमाग में अब दुनिया जीतने के अलावा और कुछ नहीं था। ईविल स्काई पैविलियन के पूर्वी पैविलियन में 5 दिनों तक हेवनली राइटिंग स्क्रॉल पर ध्यान करने के बाद लुओ झो ने महसूस किया कि उनकी असाधारण शक्ति लगभग पूरी तरह से भर गई है। हालांकि केवल हेवनली राइटिंग स्क्रॉल पर ध्यान लगाना ही पर्याप्त नहीं था। अब जब बैरियर बहाल हो गया था और ईविल स्काई पैविलियन में एक 9 लीफ दिग्गज की उपस्थिति से दुनिया डरी हुई थी, तो ये उनके लिए कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे अच्छा मौका था। यदि वे 1 लीफ चरण से 2 लीफ चरण तक प्रगति कर सकते थे तो उनके पास 2 लीफ चरण से 3 लीफ चरण तक प्रगति करने का मौका था। लुओ झो ने सिस्टम डैशबोर्ड खोला और एक नजर डाली। शेष जीवन 16,744 दिन। उनके पास 48 रिवर्सल कार्ड थे। वो लगभग 45 साल के जीवन के बराबर था। उनके शारीरिक कार्य अभी तक अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं थे। इस बारे में सोचने के बाद लुओ झो ने 10 रिवर्सल कार्ड का इस्तेमाल किया। उनकी उम्र 4000 दिन बढ़ गई। लुओ झो ने बाकी रिवर्सल कार्ड का उपयोग नहीं किया। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि अर्थ स्क्रॉल के सक्रिय होने के बाद इन कार्डों का मूल्य बढ़ सकता है। मास्टर, बाहर से नन्ही युआन की आवाज आई, अंदर आ जाओ। नन्ही युआन ने दरवाजा खोला और कॉन्च को कमरे में ले आई। कॉन्च थोड़ी शर्मीली लग रही थी, शायद वो अभी भी लीफ स्प्रॉटिंग पिल खाने के सदमे में थी। मुझे अपना हाथ दिखाओ, लुओ झो ने कहा। ओह, कॉन्च ने अपना हाथ लुओ झो के सामने बढ़ाया। लुओ झो ने कॉन्च की कलाई पर 2 उंगलियां रखीं। उन्होंने महसूस किया कि उसके डेंटियन सी ऑफ ची के सीधे सक्रिय होने के अलावा अब उसकी मेरिडियन वेसल्स नाड़ियों के माध्यम से कुछ प्राइमल ची बह रही थी। चीजें और भी अजीब होती जा रही थीं। यदि उसने अतीत में कल्टीवेशन नहीं किया था तो वो कल्टीवेशन की स्थिति में कैसे प्रवेश कर सकती थी? वो कभी भी पारंपरिक बॉडी टेम्परिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरी थी। प्राइमल ची का प्रवाह कोई मजाक नहीं था। अगर यह ऊर्जा में संघनित हो गई तो उसे निश्चित रूप से चोट लगेगी। लुओ झो ने अपनी उंगलियां उठाईं और कॉन्च को गौर से देखते हुए पूछा, कॉन्च, मुझे ईमानदारी से जवाब दो, क्या तुम वास्तव में कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं जानती? कल्टीवेशन? कॉन्च ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। लुओ झो ने अपनी हथेली घुमाई। उसके ऊपर एक छोटा अवतार प्रकट हुआ। अवतार के नीचे 2 पत्तियां घूम रही थीं। नन्ही युआन को यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। उनके लिए अब ये कोई नई बात नहीं थी कि उनके मास्टर विभिन्न रेलम्स के अवतारों को नियंत्रित करने में कुशल थे। लुओ झो ने कहा, यही कल्टीवेशन का मतलब है। मैंने इसे पहले देखा है, कॉन्च ने उत्सुकता से कहा। क्या ऐसा है? 8 पत्तियां, 9 पत्तियां और 10 पत्तियां। कॉन्च ने अपनी उंगलियां फैलाकर खुशी खुशी उन पत्तियों को गिना जो उसने देखी थी जब वो लुओ झो के अवतार के नीचे की पत्तियों को देख रही थी। जब उन्होंने ये सुना तो लुओ झो थोड़ा चौंक गए। तुमने इसे कहाँ देखा? कॉन्च ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, मुझे याद नहीं है। शायद मैं सपना देख रही थी। लुओ झो अवाक रह गए। क्या उसने अभी दावा किया कि उसने अपने सपने में कुछ देखा था? जब उन्होंने देखा कि कॉन्च वापस सामान्य हो गई है और उसकी 8 असाधारण नाड़ियों के टेम्परिंग के अलावा कोई अन्य समस्या नहीं है, तो उन्होंने कहा, जाओ सबको बताओ कि अगले 6 महीनों तक अपने कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करें। वे अपने गोल्डन लोटस को त्यागने या न त्यागने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें इस बारे में जल्दी करनी होगी। इसके अलावा कोई भी कॉन्च को किसी भी तरह से कल्टीवेशन के बारे में नहीं सिखाएगा। नन्ही युआन निर्देशों के पहले भाग को समझ गई, लेकिन दूसरे भाग ने उसे उलझन में डाल दिया। जैसे ही नन्ही युआन पूछने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, लुओ झो ने बीच में ही टोक दिया, अगर कुछ और नहीं है तो तुम जा सकती हो। जी मास्टर। नन्ही युआन कॉन्च को पूर्वी पैविलियन से दूर ले गई। पूर्वी पैविलियन एक बार फिर शांत हो गया। लुओ झो इस समय अपने विचारों में खोए हुए थे। यदि इस दुनिया में अन्य 9 लीफ कल्टीवेटर्स या 10 लीफ कल्टीवेटर भी थे तो वे इस समय कहाँ होंगे? 10 लीफ चरण केवल पुरानी किताबों में मौजूद था और 1000 रेलम्स वर्लिंग अवतार भी था। लुओ झो ने सिस्टम डैशबोर्ड की जांच की। 1000 रेलम्स वर्लिंग अवतार की कीमत 500,000 मेरिट पॉइंट्स थी।
यदि वे इसे खरीदना चाहते थे तो उन्हें पहले 9 लीफ चरण तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। उस चरण तक पहुंचने से पहले उनके सामने एक लंबी राह थी। मुझे अपने मेरिट पॉइंट्स बचाने चाहिए, मैं उन्हें अभी खर्च नहीं कर सकता। लुओझो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पालथी मारकर कल्टीवेशन करना जारी रखा। अगली सुबह जल्दी पूर्वी पैविलियन के बाहर जू होंगोंग 8वें शिष्य इस तरह इधर उधर घूम रहे थे जैसे वे कोई बेरोजगार व्यक्ति हों। सुप्रभात 5वीं वरिष्ठ बहन। 5वीं वरिष्ठ बहन, आप कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, जू होंगोंग ने अपने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। जियो यू ने माथा सिकोड़ा। क्या बात है 8वें? जू होंगोंग ने इधर उधर देखा और फिर दबी आवाज में कहा। 5वीं वरिष्ठ बहन, क्या आपने अपना गोल्डन लोटस त्याग दिया है? मैंने नहीं किया। क्यों? जियो यू ने पूछा। बस ऐसे ही पूछ रहा था। पागल। जियो यू ने उन्हें एक पेचीदा नजर दी और चली गई। जू होंगोंग इधर उधर घूमते रहे। जब उन्होंने नन्ही युआन और कॉन्च को टहलते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें पुकारा। छोटी जूनियर बहन। 8वें वरिष्ठ भाई। छोटी जूनियर बहन, तुम कल से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, जू होंगोंग ने कहा। नन्ही युआन हंसी। वाकई? जू होंगोंग उसके पास गए और दबी आवाज में पूछा। छोटी जूनियर बहन, क्या तुमने अपना कमल त्याग दिया है? मैंने नहीं किया। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा था, जू होंगोंग ने लापरवाही से कहा। नन्ही युआन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आपके पास बहुत खाली समय है। फिर वो कॉन्च को लेकर पहाड़ के पीछे की ओर दौड़ गई। मुझे पता था, अभी तक किसी ने अपना गोल्डन लोटस नहीं त्यागा है। उन्हें लगता है कि वे मुझे मूर्ख बनाकर सबसे पहले मेरा त्याग करवा सकते हैं। इसकी कोई संभावना नहीं है। मैं अपना तब तक नहीं त्यागूंगा जब तक सब अपना त्याग न कर दें। रुको, अगर मैं इसे पहले त्याग दूं तो मैं सबसे पहले कल्टीवेशन कर सकता हूं। मैं इसे हमेशा के लिए नहीं टाल सकता। जू होंगोंग ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए नन्ही युआन को पीछे मुड़कर देखा। अंत में उन्होंने अपना मन बना लिया। मुझे तीसरे वरिष्ठ भाई को ढूंढना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। जैसे ही वे पहाड़ के बीच में प्रशिक्षण मैदान की ओर जाने वाले थे, पीछे से एक आवाज आई। 8वें जूनियर भाई, यहाँ आओ। चौथे वरिष्ठ भाई। जू होंगोंग ने मिंग शियन को पास में हाथ हिलाते हुए देखा। उनकी आंखें चमक उठीं और वे वहां चले गए। वे मिंग शियन के सामने खड़े हुए झुके और पूछा। चौथे वरिष्ठ भाई, क्या आपने अपना कमल त्याग दिया है? क्यों? मिंग शियन दूसरों की तरह नहीं था। जब उससे ये सवाल पूछा गया तो वो तुरंत सतर्क हो गया। बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसे भूल जाओ, मैं आज तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने अभी अभी अपना 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतार बनाया है और अभी तक कोई पत्ती नहीं है। तुम इसे जितनी जल्दी त्याग दोगे उतना ही बेहतर होगा। हाँ, हिचकिचाना बंद करो, चलो चलें। तुम्हारे लिए अपना कमल त्यागना निश्चित रूप से अधिक कठिन है। आपसी मदद से ये आसान हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी मदद करोगे। चारों बुजुर्गों ने ऐसे ही किया था। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई मतलब है? मिंग शियन ने पूछा। हाँ हाँ हाँ, जू होंगोंग ने सिर हिलाया। वास्तव में वे खुद अपना कमल त्यागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। फिर मिंग शियन ने जू होंगोंग का कॉलर पकड़ा और उन्हें दक्षिणी पैविलियन की ओर घसीटा। जब वे कमरे में थे तो उसने कहा, मुझे अपना अवतार दिखाओ। चिंता मत करो, मेरा सेपरेशन हुक तेज और सटीक है। इससे पहले कि तुम्हें पता चले यह खत्म हो जाएगा। मिंग शियन ने अपनी हथेली घुमाई, उसका सेपरेशन हुक उसके ऊपर मंडराने लगा। हेवन ग्रेड हथियार के बिना किसी व्यक्ति को अपना कमल त्यागने में बहुत कठिनाई होगी। अर्थ ग्रेड और मिस्टिक ग्रेड जैसे कमतर हथियारों के साथ आपको इसे कई बार काटना होगा। कुछ लोगों के साथ तो और भी बुरा हुआ, वे आधे दिन तक काटने के बाद भी इसे त्याग नहीं पाए। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मुझे अपना अवतार जल्दी दिखाओ। देर मत करो। सूम। जू होंगोंग मुड़े और भाग गए। वे दरवाजा तोड़कर पैविलियन से बाहर भाग निकले। भाग रहे हो? मिंग शियन तेजी से आगे बढ़ा और अपना अवतार सक्रिय किया। विज। मिंग शियन और उसका अवतार जू होंगोंग के सामने प्रकट हुए। उसने उन्हें पकड़ लिया। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई? तुम किस बात से डर रहे हो? क्या तुम एक मर्द हो? तुम्हें इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। दूसरे वरिष्ठ भाई को देखो, वे एक सच्चे नायक हैं। वे बहुत साहसी हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब दूसरे वरिष्ठ भाई ने अपना गोल्डन लोटस त्यागा था तब सर्वाइवल पिल जैसी कोई चीज नहीं थी। दूसरे वरिष्ठ भाई असली अग्रणी पायोनियर हैं। 8वें, अपने आप पर थोड़ा और भरोसा रखो। अपना साहस दिखाओ। जू होंगोंग कड़वाहट से हंसे। उन्होंने अपने चेहरे से बहते आंसुओं के बीच कहा, मैं तो बस वार्म अप कर रहा था। फिर अत्यंत अनिच्छा के साथ उन्होंने अपना अवतार बुलाया। जैसे ही उनका अवतार प्रकट हुआ, उन्होंने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई रुको रुको। मिंग शियन का सेपरेशन हुक सुनहरी चमक के साथ फूट पड़ा और उन्होंने इसे जू होंगोंग के गोल्डन लोटस पर घुमाया। आह! सुअर की चीख से मिलती जुलती एक आवाज पूरे दक्षिणी पैविलियन में गूंज उठी। जैसे ही गोल्डन लोटस जमीन पर गिरा, अवतार का ऊपरी हिस्सा पिघलकर जू होंगोंग के शरीर में वापस समा गया। इस क्षण मिंग शियन ने अपना सिर खुजलाया और पूछा, 8वें, क्या तुमने लोटस सेवरिंग सर्वाइवल पिल खाई थी?
जू होंगोंग। उनकी आंखें पलट गईं और वे बेहोश हो गए। मिंग शियन अवाक रह गया। उसने जल्दी से एक सर्वाइवल पिल निकाली और जू होंगोंग के मुंह में डाल दी। फिर उसने एक लीफ स्प्रॉटिंग पिल निकाली और वही किया। उस सब के बाद वो जू होंगोंग को वापस कमरे में ले गया और उन्हें बिस्तर पर पटक दिया। मिंग शियन खुद से बुदबुदाया, तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। बिग डिपर एकेडमी के नवीनतम शोध के परिणाम अब तुम्हारे अंदर हैं। हालांकि ये लीफ स्प्रॉटिंग पिल उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी कॉन्च ने खाई थी, लेकिन ये भी अच्छी गुणवत्ता की है। यदि तुम इसे सर्वाइवल पिल के साथ खाते हो तो तुम आसानी से एक पत्ती उगा पाओगे। मिंग शियन कमरे के अंदर थोड़ी देर और इंतजार करता रहा। जब उसने देखा कि जू होंगोंग की स्थिति स्थिर हो रही है तो वो मुड़ा और चला गया। वो कमरे से बाहर निकला ही था कि उसने पान झोंग और झो जिंग को गुजरते हुए देखा, जो स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति कम करने की कोशिश कर रहे थे। हे, अपना कमल त्यागना चाहते हो? मैं मुफ्त में तुम्हारी मदद करूंगा। मिंग शियन उन पर चिल्लाया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। शुभ दिन मिस्टर फोर्थ। पान झोंग और झो जिंग मुड़े और भाग गए। बेचारा मिस्टर एथ, तो अपना कमल त्यागना इतना दर्दनाक होता है। ऐसा लगता है कि ये मरने से भी ज्यादा दर्दनाक है। दोनों को राहत मिली कि उन्होंने कल्टीवेट करने के लिए दूसरा विकल्प चुना था। जब उसने उन दोनों को भागते हुए देखा तो मिंग शियन ने लाचारी से अपने कंधे उचका दिए। चौथे, तीसरे वरिष्ठ भाई। मिंग शियन मुड़ा और उसने डुआनमू शेंग को अपने हाथ में ओवरलॉर्ड स्पीयर लेकर अपनी ओर आते देखा। उनके चेहरे पर एक दृढ़ भाव देखा जा सकता था। चौथे, मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा है और अंत में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, डुआनमू शेंग ने कहा। क्या ज्ञान? तीसरे वरिष्ठ भाई मिंग शियन ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा। साथी शिष्यों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम मेरा कमल त्यागने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हारा त्यागने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा क्या कहना है? डुआनमू शेंग ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो दर्द से डरते हों। हालांकि ये स्वाभाविक रूप से बेहतर था कि कोई उनका कमल त्यागने में उनकी मदद करे। अब जब कल्टीवेशन की दुनिया के अधिकांश संप्रदाय सक्रिय रूप से अपने कमल त्याग रहे हैं और फिर से कल्टीवेट कर रहे हैं तो हम पीछे नहीं रह सकते, अन्यथा ईविल स्काई पैविलियन पीछे छूट जाएगा। तीसरे वरिष्ठ भाई, मैं आपका कमल त्यागने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हालांकि आप मेरा कमल कैसे त्यागने की योजना बना रहे हैं? मिंग शियन ने आशंकित महसूस करते हुए पूछा। बेशक, मेरे ओवरलॉर्ड स्पीयर के साथ, डुआनमू शेंग ने कहना जारी रखा, मैं बहुत समय पहले अपने भाले की तकनीकों में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका हूँ। मैं बहुत कम समय में 100 ऊर्जा भाले छोड़ सकता हूँ। ये तुम्हारे गोल्डन लोटस को काटने के लिए पर्याप्त होगा। तीसरे वरिष्ठ भाई, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? चिंता मत करो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हाल ही में अपने मन में विभिन्न भाले की तकनीकों का अनुकरण कर रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका। इससे पहले कि डुआनमू शेंग अपनी बात पूरी कर पाते, उन्हें अपने चेहरे पर हवा का झोंका महसूस हुआ। चौथे, मैं तुम्हें अपने वरिष्ठ भाई के रूप में वापस यहाँ आने का आदेश देता हूँ। मिंग शियन बिजली की गति से पहाड़ के नीचे भाग गया। भला कौन उसे सहन कर सकता था? उसने अपना कमल न त्यागने का फैसला किया। जीवन भर के लिए 8 लीफ विशेषज्ञ होना बहुत बुरा नहीं लग रहा था। उसे 9 लीफ चरण तक पहुंचने का प्रयास क्यों करना चाहिए? इसका कोई मतलब नहीं था, है ना? कल्टीवेशन की दुनिया में इतने सारे विकृत दिमाग वाले कल्टीवेटर्स क्यों हैं? उनमें से बहुत से तो मरते दम तक 8 लीफ चरण तक भी नहीं पहुंच पाते। वे अपने कमल क्यों त्यागेंगे? क्या 8 लीफ कल्टीवेटर बनने का प्रयास करना पर्याप्त नहीं है? मिंग शियन बिजली की गति से पहाड़ की तलहटी की ओर उड़ा। वो एक शाखा पर उतरा और गहरी नींद में सोने से पहले खुद को सहज किया। वो हवा के नरम स्पर्श का आनंद ले रहा था जब हवा में एक कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजी। वो आवाज बहुत अनोखी थी और वो दूर दूर तक फैल गई। शाखा पर बैठे मिंग शियन ने चारों ओर देखा। उसने हवा में एक पंख वाले जानवर को देखा जो एक उड़ते हुए रथ, फ्लाइंग चैरियट को खींचते हुए पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये क्या, कितना बड़ा जानवर है! पक्षी के पंख 50 फीट चौड़े थे। उसके पंख गहरे लाल रंग के थे और उसकी आंखें मुट्ठियों जितनी बड़ी थीं जो एक भयानक रोशनी के साथ चमक रही थीं। मिंग शियन ने इस जानवर को नहीं पहचाना, लेकिन उसे यकीन था कि ये मानवीय बस्तियों के आसपास मौजूद नहीं था। वो स्वाभाविक रूप से चौंक गया। क्या ये 4 जंगलों फॉरेस्ट से आया है? मिंग शियन हवा में उछला और उड़ते हुए रथ के साथ उड़ते हुए जानवर से मिलने गया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, पंख वाला जानवर गोल्डन कोट माउंटेन की ओर बढ़ रहा था। शायद ये शिष्टाचार के कारण था। रथ ऊंचा नहीं उड़ा बल्कि कम ऊंचाई बनाए रखी। यह कुछ ही समय में पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया और रुक गया। मिंग शियन ने उड़ते हुए रथ पर सवार 5 लोगों को देखा। उन्होंने विदेशी भूमि के लाल कपड़े पहने थे जिन पर कशीदाकारी वाली टोपियां और कटी हुई मूछें थीं। नेता का शरीर गठा हुआ था और आंखें बाज जैसी तेज थीं। नेता ने मिंग शियन की ओर देखा जो हवा में मंडरा रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं कंधे पर रखा और थोड़ा झुककर कहा, मेरे दोस्त, मैं रोली रोली का एक दूत हूँ। मेरा नाम लानी है और मैं ईविल स्काई पैविलियन के मास्टर से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना।